अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश होंगे। और लेकिन ख़बरें तो थोड़ी सी खुशी वाली नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है जहाँ PSL का रंगारंग मेला जो है लाहौर में सजा हुआ है, वहाँ तनाज़ात और कॉन्ट्रोवर्सीज़ का शिकार हो रहे हैं हमारे तमाम प्लेयर्स। तमाम तो नहीं, लेकिन इनमें से जो की प्लेयर्स जिनका नाम जो है सारे फहरिस्त आ रहा है, जिनमें से आपने कल देखा जो है बॉल टेम्परिंग के इशू के ऊपर भी हमने बात की, और फ़खर ज़मान का जो नाम है लिया जा रहा है कि बॉल टेम्परिंग के हवाले से। इसके साथ साथ और भी की प्लेयर्स हैं जो कहा जा रहा है कि जो कि बॉल टेम्परिंग में मुलव्विस हैं। तो व्यूअर्स, सुपर लीग जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, बल्कि पाकिस्तानी दुनिया भर में जो है तमाशाई क्रिकेट की नज़रें जो है इस लीग पर लगी होती हैं, मगर ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। फ़िज़ा थोड़ी सी कहते हैं कि सोगवार समझ आ रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कौमी टीम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी एक ट्वीट पर जो है कल कमेटी ने जो है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। और नसीम शाह ने जो ट्वीट की थी, जो कि एक मुतनाज़ा ट्वीट थी, जो कि पॉलिटिकल ट्वीट थी, और उसके ऊपर जो है एक्शन लिया गया है। और ये कहा गया है कि एक प्लेयर का काम ही नहीं बनता कि वो किसी भी चीज़ को पोलिटिसाइज़ करे। और बिल्कुल सही बात है, प्लेयर जो होता है वो अपने स्किल सेट्स पे बात करता है, डिफरेंट प्लेयर की कारकर्दगी के ऊपर बात करता है, या बहुत हो जाए तो उसको कोई चीज़ अगर बुरी लग रही हो, नासाज लग रही हो, तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है और एक किसी चीज़ को जो है वो पोलिटिसाइज़ किया गया है, जो कि हम नहीं समझते कि उस चीज़ को हमें भी नाम लेना चाहिए। बिकॉज़ जहाँ सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह अफरीदी को भी जुर्माने का सामना करना पड़ा है, जबकि गेंद से छेड़छाड़, जिसको बॉल टेम्परिंग कहा जाता है, उसके इल्ज़ाम में फ़खर ज़मान को लेवल 3 पर जुर्म जो है वो चार्ज किया गया है। और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर भी हसन अली पर भी जुर्माना आयद किया गया है। ये तमाम वाक़यात जो हो रहे हैं इस चीज़ की निशानदी करते हैं कि इस बार PSL 11 जो है मैदान के अंदर उतरने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सीज़ इर्द गिर्द जो है उसकी जमा हो गई हैं। और इसमें जो सबसे खुशाइंद बात नहीं है वो ये है कि तमाशाई क्रिकेट जो है, शायकीन क्रिकेट जो है, वो ग्राउंड का रुख नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, जिसकी वजह से थोड़े से जो लोग हैं वो भी मायूस नज़र आ रहे हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात जो है बेहतर होती हैं तो उसके साथ साथ अगर ग्राउंड का रुख करेंगे तो ऑटोमेटिकली हवा में जो है एकदम से वैसी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो हम बात ज़रूर करेंगे और हम चाहते हैं कि हम इस पर वर्जन लें। वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PSL है और कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, क्यों हो रहा है सब कुछ, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं। तो हमें ज्वाइन किया है इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमारे शोज़ में पहले भी हमारे शोज़ का हिस्सा रहे हैं। तो मैं को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? ठीक है, खुशखाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप भी होपफुली ठीक होंगे जी। हाँ। अच्छा इरफान, कॉन्ट्रोवर्सीज PSL शुरू नहीं हुआ तो एक के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बॉल टेम्परिंग के हवाले से। कल से इशू हमने रेज़ किया हुआ है और आज लेवल 3 का एक जुर्माना आई थिंक आयद हुआ है फ़खर ज़मान के ऊपर। इसमें और भी बहुत की प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं। तो बॉल टेम्परिंग जो है ये क्यों की गई? अब देखिए, बॉल टेम्परिंग जो है ये की इसलिए जाती है कि इससे आपको रिवर्स स्विंग मिलता है। रिवर्स स्विंग जब होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉलिंग है वो कन्वीनियंट हो जाती है, और आपकी जो मैच की सिचुएशन होती है, आपने देखा है कि उसके अंदर फिर आपको विक्ट्री में वो फिर फायदा होता है। असल लॉजिक तो ऑब्वियसली बड़ी सिंपल है और यही है। और लाहौर कलंदर को अगर आप देखते हैं तो लाहौर कलंदर का आपने देखा कि उस टाइम मैच की जो कंडीशन थी उसमें उनके लिए मैच जीतना काफी कन्वीनियंट लग रहा था। और खासतौर पे जो 18 ओवर किया था हारिस रऊफ, उसमें देखा कि उन्होंने शायद प्रॉब्ली 5 रन हुए। फिर होता क्या है कि हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को चेक करता है, और जब 19th ओवर खत्म होता है तो उसके बाद एक ड्रेसिंग रूम से एक प्लेयर आता है, शायद वो मैसेज दे के आता है, पानी की लिए आता है, सारे प्लेयर गैदर्ड हो जाते हैं और उसमें शाहीन शाह अफरीदी होते हैं, फ़खर ज़मान होते हैं और हारिस रऊफ भी होते हैं। तो वो फिर हारिस रऊफ को ओवर दिया जाता है। ये भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद उबैद शाह को ओवर दिया जाना था, बट हारिस रऊफ ओवर मांगते हैं। और जो है उसमें अभी जो लैच किया जा रहा है वो फ़खर ज़मान पे आ रहा है,
क्योंकि हमने फुटेजेस भी देखी है, आप लोगों ने भी शायद देखी होंगी, जिसमें वो बॉल को इस तरह गैदर करते हैं और फिर उस तरह वो अपने थंब के साथ, जो फुटेज पे नजर भी आ रहा है, वो थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, अच्छा जो which is, इरफान, illegal ये absolutely। आपको ये नहीं लगता कि हाउ आउटडेटेड इट इज़ कि हर चीज़ जो है, इतनी सी आपकी मूवमेंट भी कैमरे में जो है कैप्चर हो सकती है, और आप जो हैं वो इतने, हम जिस तरह की फुटेज सामने आ रही है उसमें वाजे हो रहा है कि बॉल टेम्परिंग का जो इशू है, मामला है, वो बिल्कुल दुरुस्त समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है, और आप कर रहे हैं। और आप क्या ये आपने कि पीएसएल की साख नहीं इससे मुतासर हो रही? पीएसएल के अलावा आप प्लेयर हैं, आप नेशनल टीम के प्लेयर हैं। देखिए ऑब्वियसली ये एक मूवमेंट होती है, फ्लो होता है, जिसके अंदर चीजें ये कई दफा होती है। पास्ट के अंदर ये सब कुछ बड़ा फ्रीक्वेंट होता था, फिर जो आपने बात की है, अब ऑलमोस्ट 28-30 कैमरास आपके कवर करते हैं एक मैच को, जिसमें से 10 से 12 कैमरास वो होते हैं जो बॉल, जिधर भी बॉल जाएगी वो उसको कवर, उसको फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी जो फुटेज आ रही है उसमें भी थोड़ा सा हमें लग रहा है, इवेंचुअली ये हुआ भी इसी तरह ही था कि जो थर्ड अंपायर थे वो इंटरवीन करते हैं, और थर्ड अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर है उनको कुछ कहते हैं, उनको बताते हैं कि बॉल के साथ कुछ किया गया, वो देखते हैं वो मूवमेंट सर्टन, और वो बताते हैं, और फिर फौरन फैसल अफरीदी जो अंपायर थे ऑन फील्ड, वो बॉल को देखते हैं, और देखने के बाद वो फिर उनसे 5 रन की पेनल्टी दी जाती है, और पेनल्टी आपने देखा कि 5 रन की जब अलॉट की जाती है, फिर वो बॉल को चेंज करने का बैटिंग साइड को कहते हैं, लॉ भी यही कहता है, वो उनको कहते हैं, और फिर ऑब्वियसली हमने देखा कि वो बाद में रन चेंज भी होते हैं। तो ये एक ऑब्वियसली एक चीज जो है वो गेम के स्पिरिट को भी डेंट करती है, ये ओवरऑल भी होता है, बट ये पास में होता भी आया है, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, बट है क्योंकि इलीगल है, तो ऑब्वियसली अंपायर ने तो अपनी जॉब करनी है। अब फखर जमान को जब कल हेयरिंग हुई है, 2 दफा कल हेयरिंग की गई है, तो पहले तो उन्होंने कैटेगोरिकली बात सुनी और डिनायल कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है, अंपायर जो करते हैं ना 99% ऐसे नहीं वो डिसीजन लेते, उनके पास बड़ा कंक्लूसिव किस्म का एविडेंट होता है, और आई एम श्योर जो सबसे बड़ा एविडेंट आज के टेक्नोलॉजी के साथ है वो वीडियो एविडेंस होता है। उन्होंने आई एम श्योर कुछ हम देख चुके हैं जो हमें नजर आ रहा है, इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है। अब जब आप डिनायल मोड पे जाते हैं तो फिर उसके बाद उसकी हेयरिंग होती है, आज मोस्ट लाइकली उसका सेकंड पार्ट होना है, क्योंकि सेकंड हेयरिंग जो है उसका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो था वो 48 आवर था, तो आज होगा लेवल 3, तो ऑब्वियसली ये लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो होगी, क्योंकि जब अच्छा इरफान, आप क्या करते हैं एक्सपेक्ट तो कर रहे आपके हैं, ऊपर क्या penalty सख्त का से सख्त इस पे पेनल्टी पड़ सकती है? देखिए इसमें सबसे बड़ी जो चीज जो नॉर्मली होता है वो मैचेस का सस्पेंशन होता है, कई मैचेस के लिए उनको ऑब्वियसली फाइन आउट भी कर हो दिया सकता है जाएगा। फाइनेंशियल, और प्लस आपके मैचेस के ऊपर काफी 3-4 मैचेस की पाबंदी भी लग सकती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देख चुके हैं। एक टाइम पे हमें अच्छी तरह याद है कि इंजमामुल हक को ये फेस करना पड़ा, आलो कि उन्होंने डिनायल किया, बट वेंटिलेटर ऑन उन पे फिर मैचेस की सस्पेंशन आई। तो लेवल 3 के ऊपर यही होता है कि आपको कुछ मैचेस की सस्पेंशन हो सकती है, तो ये एक्सपेक्टेड भी यही लग रहा है, क्योंकि जब अंपायर पेनल्टी दे रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि वो किसी सस्पिशियस चीज के ऊपर सोचा उन्होंने या देखा, एक तो उनको देख के भी आइडिया हो रहा है कि बॉल के साथ है, फिर थोड़ा उनके पास उसको सपोर्ट करिए वीडियो एविडेंस, तो ये उसी बेस पे किया है। बट जब मैं बता रहा था कि अगर आप डिनायल मोड पे जाते हैं तो वो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी को टाइम दिया जाता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, वो चीज क्या कहते हैं, ये भी देखा जाता है कि क्या एक दफा हुआ या मल्टीपल टाइम हुआ, फिर ये भी देखा जाता है कि साथ क्या एक ही प्लेयर था या और लोग भी थे। अभी तो जो सामने न्यूज पता चल रही है या सोर्सेज के थ्रू पता चला कि एक ही प्लेयर है फखर जमान, और हेयरिंग भी जो हुई है वो एक बंदे के साथ की गई है। अच्छा, ये तो मालूम पड़ रहा है कि एक प्लेयर के ऊपर ही बात की जा रही है, अब उसकी वो कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, क्या उन्होंने एक दफा किया या मल्टीपल टाइम किया, तो ये भी मेरा ख्याल है जो डिसीजन आएगा इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट पेनल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी उसके साथ बड़ा रिलेट करेगा। तो ये फिलहाल उसकी स्टोरी है कि अभी सेकंड हेयरिंग के बाद ये थर्ड हेयरिंग भी इसमें हो सकती है, उसमें एग्जैक्टली फिर डिसीजन आना एक्सपेक्टेड है जी। अच्छा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और एक डिसिप्लिन एक होता है, एक ड्रेसिंग रूम का भी डिसिप्लिन होता है, सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी होती हैं, तो इसमें आपको लगता है कि वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट वो उनको किन डिफरेंट मैचेस से थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाए? आप नसीम शाह की वजह से पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपको फखर जमान के भी हवाले से पूछ रही हूँ।
फखर का तो यही है, फखर का तो लेवल 3 अगर लगता है, और उसमें मोस्ट लाइकली ओके कुछ फाइनेंशियल और ओके प्लस मैचेस की सस्पेंशन हो सकती है। अच्छा, आपने दूसरी कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली के आप बारे में हम बात WRC करते हैं कि आपको पता है कि नसीम शाह की जो कंट्रोवर्सी है, एक ट्वीट उन्होंने किया विच वाज पोलिटिसाइज, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि लगता है उनके वो भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो आपको क्या लगता है वो जो ट्वीट हुआ है, तो वो ज़रूरत थी और वो क्यों किया गया और उसके पीछे क्या तनाजुर था? देखिए क्या क्यों किया गया ये तो वो खुद ही बता सकते हैं या उनके एजेंट बता सकते हैं। अब ये उसके अगर आप बैकग्राउंड देखें तो पहली बात ये कि 99% जितने भी एजेंट, जितने भी ये प्लेयर्स हैं, ये खुद यूज नहीं करते, इनके एजेंट्स करते हैं, जिसको ओके सो कॉल्ड मैनेजर भी आप कह सकते हैं। और इन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में किया होता है। इनके सोशल मीडिया ये देखते हैं, इनकी एंड टिकटिंग, इनके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी वो लीग के कॉन्ट्रैक्ट, इनके इवन जो मैं जानता हूँ इनकी पर्सनल ट्रैवलिंग वगैरह, इनके सब तरह के मामला ये अच्छा एजेंट्स देखते हैं। अच्छा और अब दूसरी चीज ये है कि ये प्लेयर जो है ये हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, एजुकेशन खास होती नहीं है, और 99.9% जो आपके प्लेयर है ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ते। और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता भी क्या है कि वो एजेंट देखता है और एजेंट इनको बताता है एक ही क्लॉज जो 90% हमें सुनने में आता है और देखने में आता है, वो ये है कि इस फाइनेंशियली आप सिर्फ वो कॉलम पढ़ते हैं कि पैसे कितने मिल रहे हैं, बाकी वो चीजें नहीं करते। अब इधर ऑनर्स जहां लड़के पे आता है कि वो अगर लेट्स सपोज इंग्लिश में है, नहीं समझ आ रही, तो आप उर्दू की कॉपी मंगवा सकते हैं। दूसरा, आप पीसीबी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी आपको एक सेशन रखा करे जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जो डूज और डोंट की चीजें हैं, वो जो रेड फ्लैग है खासतौर पर पर्टिकुलरली, उनके ऊपर आप उनके साथ ब्रीफिंग रखें और उनको गाइडलाइन दें। तो ये उनका भी पार्ट है। तीसरी चीज ये है कि वो ट्वीट आती है एक्स के ऊपर, वो पोस्ट करते हैं, फिर 2 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाती है, और मीनवाइल ये आता है जी कि जो अकाउंट है हैज बीन हैक्ड और नाउ हैक हो इट गया। हैज बीन रिट्रीव्ड सक्सेसफुली। अच्छा ये चीज मैंने उस टाइम भी बात की थी कि ये आजकल के दौर में बड़ी एक छोटी सी बात है, आपको इन्वेस्टिगेट करना 1 मिनट लगेगा, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, आईपी एड्रेस से 1 मिनट में डिटरमिन हो जाएगा। खैर वो पीसीबी इनको शो कॉज देता है, इनको ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम के अंदर रिप्लाई करना था, जो कि उन्होंने मेरा ख्याल है 2 दिन पहले किया, और उसके बाद कल डिसीजन आ जाता है। अब डिसीजन के अंदर 2 चीजें बताई गई है। नंबर 1 उन्होंने कहा गया कि जी ये प्लेयर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है, क्योंकि आप बीइंग ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते, ना आप बोर्ड में बात कर सकते हैं, ना आप मैनेजमेंट पे कर सकते हैं, ना आप पॉलिटिकल को स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो उसके ऊपर इनकी 12.2 क्लॉज है, जिसकी वजह से इनके ऊपर इनके ऊपर इन्होंने वायलेशन की है। अब उसके पास इम्प्लीकेशन 2 होती है। एक तो ये है कि जी ही इज फाउंड गिल्टी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये बताया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो एजेंट है उसको लाइफ बैन कर दिया गया है, और ये जो एजेंट भी होते हैं पीसीबी के या प्लेयर के जो एजेंट होते हैं, ये पीसीबी के अप्रूव्ड होते हैं। अच्छा ये इनके लाइसेंस्ड एजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक्सवाईजेड उठ के आके प्लेयर का एजेंट बन जाएगा और उसको लेके चलेगा। इसका तो मतलब है कि नसीम शाह साहब को पता ही नहीं था ये ट्वीट हुआ है, और ये जो चीज़ पोलिटिसाइज की गई है ये किसी न किसी एजेंट की, उनके एजेंट की वजह से की हुई है। नहीं, उसमें वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए एजेंट को तो आप कह रहे हैं कि एजेंट ने किया, ये तो एक चीज डिटरमिन होगी। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि नसीम शाह की भी उसके साथ कनेक्शन था, क्योंकि अगर देखें फाइन 2 तरह का होता है। एक तो जो दरमियान में आपने पहले बात की थी कि अकाउंट हैक हो गया, अगर हैक वाली स्टोरी होती और वो डिटरमिन होती तो शायद बचत हो जाती। इसका मतलब है कि हैक वाली स्टोरी थी नहीं और आप ये लिख रहे हैं अपनी पनिशमेंट के अंदर कि दे आर गिल्टी, इसका मतलब है कि हैक वाला तो उन्होंने एक झूठ बोला था या जो भी स्टेटमेंट थी। अब आ जाते हैं इन दोनों का क्या कनेक्शन था, ये क्या एजेंट ने खुद की थी या नसीम शाह के कहने पे की थी। अब इसको डिटरमिन करने की जरूरत है। और अब मुझे लगता है कि अगर जो फाइन 2 करोड़ चाहे जितना मर्जी आप रिच आदमी हो, जितना मर्जी आपके वो पैसा कमाते हैं और आपने ये करना है, अगर ये कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो जाता है कि नसीम शाह का इसमें रोल नहीं है, तो फिर शायद मुझे लगता है कि फाइन ये कम होता। ये अगर 2 करोड़ का फाइन हो रहा है और एजेंट को लाइफ बैन हो रहा है, तो एजेंट ने तो किया ही किया है। कहीं ना कहीं इसकी हो सकता है कि कॉर्नर से कनेक्शन नसीम शाह के साथ भी जुड़ता हो। आज लोग की ये ऑनर्स नसीम शाह के ऊपर आ रहा है कि आपका अकाउंट था, आपने एजेंट के साथ रखा और एजेंट ने इतनी बड़ी चीज कर दी और आपको नहीं अच्छा पता। ये बात आपने लेकिन बड़ी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कि इधर बताई है इरफान, ये जो अकाउंट्स होते हैं जिस तरह के हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, के अकाउंट्स जो होते हैं ये एजेंट्स चलाते हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन खुद नहीं हैंडल करता। जी इसी वजह से कि ये एक तो बेचारे वो, मैंने जिस तरह हैविंग सेड दैट कि हम्बल बैकग्राउंड से है, प्लस वो चीजों को मैनेज नहीं उनको करना आता इस तरह, तो फिर इनके मैनेजर
वो जो है सो कॉल्ड ये पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं, ये इनकी सारी चीजों को लेके चल रहे होते हैं, इनके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, इनके स्पॉन्सर, इनके एड्स। नसीम शाह को पता है ये काफी ज्यादा इन चीजों में इन है। आज बिल्कुल, पाकिस्तान में एड्स में तो बहुत ज्यादा। वाइस क्रिकेटर है जो टीवी एड्स वगैरह भी करते हैं, तो फिर इनके एजेंट्स ही सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हर चीज को लेके चल रहे होते हैं। बट आप कहीं ऐसे हो नहीं सकता ना, ये एक आपका अकाउंट है फॉर इसलिए तो आपका कोई कुलीग एक्स उठ के कर देगा और बाद में कहेगी वो तो उसने किया था, मुझे क्या पता। तो इसको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सामने फिर आप पे आती है। तो ये भी एक चीज है। और इसका मैंने इससे पहले बात कर रहा था, हैविंग सेड दैट, कि ये भी इन्वेस्टिगेट करना, एक जहाँ आईपी एड्रेस से देखना कि कहाँ से हुई, और ये भी स्टैब्लिश करना, फ्रेंसिक कराना मसला नहीं है कि इनकी क्या इस टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन हुई थी, इसमें क्या कोई उसका कनेक्शन था, और नसीम शाह की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पनिशमेंट को देख के कि शायद कहीं ना कहीं थी, जिसकी वजह से 2 करोड़ का है। क्योंकि कुछ फाइन होते हैं जो पिंच करते हैं, कुछ बाइट करते हैं। ये जो फाइन है ना, ये चाहे जितने मर्जी आप बड़े रिच आदमी हो, 2 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं है। इसमें 1-2 गाड़ियां आ जाती है, इसमें कोई एक डिसेंट छोटा मोटा घर भी आ जाता है। तो ये 50 लाख 30 लाख अगर हाँ नहीं हैंडसम अमाउंट है। अगर छोटी अमाउंट होती तो फिर आप कहते हैं कि ये सारा एजेंट का कसूर है, नसीब को मार्जिन दिया जाता। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन पे एक्शन ले रहा है, इसका मतलब है इट्स वेरी एक्टिव and they don't want any anything against the discipline. ये लास्ट ईयर भी फखर जमान के अकाउंट से एक पोस्ट हुई थी बाबर आजम के फेवर में। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया था और उन्होंने एक पोस्ट आई कि बाबर आजम को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो वो बोर्ड ने तब भी एक्शन लिया था, लेकिन उस टाइम भी फखर जमान ने भी कहा थी मैंने तो नहीं की, ये तो मेरे एजेंट ने की है। अच्छा, होता क्या है कि इनके एजेंट कई प्लेयरों के भी एजेंट होते हैं। मतलब जो उस टाइम जो एजेंट का नाम सामने आया था वो 7-8 प्लेयरों का एजेंट था। वो अब कई प्लेयरों के एजेंट है, तो वो फिर आपके सेंटिमेंट्स आते हैं। तो ये, लेकिन ये भी एक्सक्यूज आसान एक्सक्यूज तो नहीं है ना जी, मैंने नहीं किया जी, वो फलाने ने किया था। भाई आपका अकाउंट है, आप यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर ओन एक्शंस एज वेल इफ यू हैव एन अकाउंट। वो आपने उसको देख के चलना है, ऐसे थोड़ी कि आप किसी को भी कर लेगा और कल को आप ये एक्सक्यूज दे के निकलेंगे। प्लेयरों का काम नहीं है, प्लेयरों का सबसे बड़ा काम है, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि they have to play, that is on the job। अभी स्किल सेट्स पे बात करें, ये बाकी जो साइड वाली चीजें, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इग्नोर भी किया जा सकता था, इतना जितना ज्यादा हमने देखा ये जो किया गया है, इसको और तरह भी कैटर किया जा सकता है। बट मुझे लगता है बोर्ड काफी स्ट्रिक्ट चल रहा है। कुछ चीजों के ऊपर जो है वो एक्शन लेने की जरूरत होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट किया जाता है ताकि आगे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ या वो ऐसी चीज ना कर सके। इरफान, वी हैव अ वेरी लेस टाइम, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ थॉटफुल इंफॉर्मेशन। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से, और जो हुआ है आपको पता है, नसीम शाह, फखर जमान जो है इस वक्त आड़े हाथों लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में हमने बताया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। कुछ खबरें जो हैं वो जुड़वा शहरों से भी जुड़ी हुई हैं। खबर ये है कि जो मौसम है वो जो खुशगवार होने के साथ साथ जो है वो कहते हैं ना कि जहमत भी लेकर आ रहा है, क्योंकि कल जो है गुज़श्ता शाम मौसम ने अचानक जो ऐसा ख़तरनाक रुख इख्तियार किया कि दिन में ही रात का समा जो है वो देखने में आया। तेज़ हवाएं, बारिश, गरज चमक के साथ जो है इस्लामाबाद में हुई हैं और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तेज़ तूफ़ानी हवाएं और मूसलाधार बारिश ने जो है चंद लम्हों के लिए पूरा शहर जो है वो हिला के रख दिया और सड़कों पर ट्रैफिक जैम थी। लोग पनाह की तलाश में जो है वो किसी साए का जो है वो उसकी तरफ रुख कर रहे थे और पुलों के नीचे खड़े हुए थे, और ख़ास तौर पे मोटर बाइकर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिनके लिए ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो एहतियात से करें, क्योंकि मौसम की बिगड़ती हुई सूरत हाल से हम आपको आगाह भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये तो था मौसम पंजाब के हवाले से, मगर सिंध में भी जो है एक मौसम की जो एक लहर है वो शुरू होने वाली है, जहाँ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर कराची में बारिशें हो जाए तो आपको पता ही है किस तरीके से जो शहर है वो दरम बरम हो जाता है। लोग जो हैं बिल्कुल घरों तक महसूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है बारिशों का जो सिलसिला था वो इतना आम नहीं था। सिस्टम जो है ड्रेनेज का वो इस तरह का नहीं है जो कि इतनी हैवी रेनफॉल्स को बर्दाश्त कर सके। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा
मौसम के हवाले से भी बात करें कि अभी जो है मौसम ने किस करवट जो है वो अपना रुख किया है, तो हम इस वक्त बात करेंगे डायरेक्टर महकमा मौसमियात अलीमुल हसन साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो अलीमुल हसन साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा अलीमुल हसन साहब, आपको पता है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अचानक जो है शदीद तूफ़ानी बारिशें जो हुई हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मौसम कितनी दिनों तक जो है इस तरह रहेगा? अभी तो ये सिस्टम जो था एक वे, वो आज रात मजीद बारिश देने के बाद कुछ वक्फा होगा, लेकिन यकम से फिर दोबारा से कल से जो है एक वेदर सिस्टम और आ रहा है, वो एक्टिव होगा और वो यकम से 4 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब करेगा। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में भी उसमें बारिश होगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अक्सर इलाकों में उसके दौरान जो है ना बारिश होगी। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी आज रात में भी हैं चांसेस। फिर आगे कल और ज्यादा एक्टिविटी जो है पंजाब में, लाहौर में स्पेशली 3 अप्रैल की रात और 4 अप्रैल के दौरान जो है वो होगी बारिश लाहौर में स्पेशली। तो बाकी गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के इलाकों में जो है, सिंध में 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के दौरान मॉडरेट टाइप की बारिशें होंगी। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है यकम अप्रैल से कल से एक्टिव हो जाएगा और 4 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, पंजाब के बालाई इलाके जिनमें पुठवा रीजन, इस्लामाबाद, पिंडी है, इन इलाकों में मॉडरेट से हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं इस दौरान। जी अच्छा अलीमुल हसन साहब, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या एक्सपेक्टेड थी इस तरह की रेनफॉल्स? नहीं, ये एक्सपेक्टेड थी। हमने जब मार्च की मंथली फोरकास्ट इशू की थी तो उसमें हमने मेंशन किया था कि फर्स्ट हाफ जो है मार्च का वो ड्राई रहेगा, सेकंड हाफ से जो है वो मॉनसून वो विंटर की रेन स्टार्ट होगी और मार्च का सेकंड हाफ जो है वो वेट रहेगा। आपने देखा है कि मार्च के अब आज आखिरी दिन है तो हम 2-3 स्पेल जो है ना बारिश के वो रिकॉर्ड कर चुके हैं मार्च के आखिरी 15 दिनों में। तो अभी आगे अप्रैल का फर्स्ट वीक जो है वो भी ऐसे वेट ही है चलेगा और अच्छी बारिशें हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी। अच्छा, ये विंटर की बारिशें हैं कि समर्स को हम लोग वेलकम कर रहे हैं? ये बारिशें किस सिलसिले का हिस्सा है? ये एक्चुअल हैं तो विंटर रेन्स, लेकिन लेट विंटर्स शुरू हुई हैं। अभी जो मार्च में अमूमन हमारे यहाँ हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अभी हीटिंग की वजह से इसका इम्पैक्ट जो है ना, इसमें विंड का कंपोनेंट वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। फिर जब एटमॉस्फेयर वार्म होता है तो उसमें लाइटनिंग, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लाइटनिंग और विंड के साथ ये बारिशें होती तो उससे इसका इरेक्टिक इफेक्ट जो है ना वो कि जब जहां जिन एरियाज में माइक्रो मीसो स्केल लेवल पे विंड स्पीड ज्यादा हो वहां पे डैमेजेस जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें जाहिर है रेन भी शावर टाइप हैवी होती है शॉर्ट पीरियड्स के लिए और साथ विंड भी होती है, उससे इसके इम्पैक्ट जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आपने से फरमाया है कि यकम से 4 अप्रैल तक जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर कौन से इलाके सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे? सबसे ज्यादा मैंने जैसे पहले भी बताया बलूचिस्तान के बालाई इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं और पंजाब के बालाई इलाके, पुठवा रीजन, इस्लामाबाद, पिंडी, ये रीजन। और सिंध में जो है ये 2 अप्रैल की शाम रात से 3-4 इन दिनों में ज्यादातर जो सिंध के कोस्टल एरियाज हैं, ईस्टर्न सिंध के और कराची, हैदराबाद, इनमें होगी, लेकिन बालाई इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। अच्छा अलीमुल हसन साहब, किन इलाकों में अलर्ट्स जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं? क्योंकि आपको पता है जब रेनफॉल्स होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है और आपको पता है कि जब बिजली चमकती है उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अलर्ट्स जो हैं कितने पॉजिटिव और कितने मौसर साबित हो सकते हैं? यही है कि अगर लोगों की मूवमेंट जो है उस दौरान जब थंडर शावर्स हो रहे हों, कोई इरेक्टिक एक्टिविटी है, तो उस दौरान अपनी मूवमेंट को महदूद करने, सेफ प्लेसेस में रहें, आउटसाइड ना आए। उससे लाइटनिंग स्ट्रोक से भी बचा जा सकता है और विंड के इफेक्ट से भी बचा जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता साथ हेलिंग होती है ज्यादा इंटेंसिटी की, उससे भी महफूज रह सकते हैं।
तो यही है, इस हमने इसीलिए ये कल एडवाइजरी इशू की है, उसमें पूरी वो सूबों के हिसाब से मुख्तलिफ शहरों की डिटेल है कि इन इन शहरों में ये एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उन इलाकों के लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो अपनी मूवमेंट को महदूद रखें, फोरकास्ट लेके जो है आउटसाइड एक्टिविटीज जो है ना उनको प्लान करें, टूरिस्ट अगर हैं तो वो भी अपनी मूवमेंट उसी हिसाब से प्लान करें। और ये स्पेशली जो 1 से 4 अप्रैल के ये 4 दिन हैं, 5 दिन, तो इनमें जो है खास तौर पे टूरिस्ट जो है ना वो इन एरियाज में जिनमें हमने पहले जिक्र किया है, उन एरियाज के लिए अपनी मूवमेंट को जरा महदूद कर लें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो स्पेल है ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ रहा है, ये स्पेल क्या आगे भी आप देख रहे हैं? अभी तो ये 4 अप्रैल की रात तक ये परसिस्ट करेगा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन इसके बाद भी जाहिर है एक्टिविटी तो खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर वक्फा है। फिर 7-8 अप्रैल को है एक शैलो सी वेव है, उसका ज्यादा वो इंटेंसिटी नहीं है, इतनी इंटेंसिटी के साथ वो नहीं है। फिर आगे मिड में भी है, तीसरे हफ्ते में भी है स्पेल एक। तो इस तरह से ये सिलसिला तो चलेगा, लेकिन इस स्पेल के बाद वक्फा है और फिर जो नेक्स्ट स्पेल है वो इस इंटेंसिटी के साथ नहीं है अभी तक। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि नशेबी इलाकों में जो रहने वाले अफराद हैं उनके लिए कोई खुसूसी हदायत जो है आप चाहते हैं कि आप दें, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस जो है वो आपको देख रही है, आपको सुन रही है। ये जो केपीके के हैं हिली एरियाज, उनके लिए तो हम आज एडवाइजरी इशू करेंगे। अच्छा। ये माउंटेनस रीजन्स के लिए फ्लैश फ्लडिंग की, बाकी अर्बन एरियाज में भी ऑलरेडी जो है वो एडवाइजरी में मेंशन्ड है कि लो लाइंग एरियाज में जो है ना वो लोग अवॉइड करें, मूवमेंट से अवॉइड करें। और बाकी जो विंड स्टॉर्म्स हैं उसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूं कि स्पेशली केपीके के अपर पार्ट्स, पंजाब के अपर पार्ट्स इंक्लूडिंग रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ये कश्मीर बलूचिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट्स और सिंध के कोस्टल एरियाज जो हैं, लोअर सिंध का एरिया, वहां पे इन इलाकों के लोगों को चाहिए कि वो जो हमने पीरियड बताया है उस पीरियड के दौरान अपनी मूवमेंट को महदूद रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्पेशली आजकल हमारे साउथ पंजाब में, सिंध के एरियाज में गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो फार्मर्स भी जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको भी इन मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक्टिविटीज को प्लान करें। जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है एग्रीकल्चरिस्ट को कि ऑब्वियसली आपको पता है वीट जो है जिसका मेन क्रॉप है हमारा, उसकी हार्वेस्टिंग के हवाले से भी आपने जो उनको आगाह किया है। अच्छा, टेम्परेचर कितना ड्रॉप डाउन होगा? हमने देखा है कि अभी तो टेम्परेचर जो है 29-30 तक जो है वो जा रहा है, मगर बारिशों से कितना ड्रॉप डाउन होने के इम्कानात हैं? नहीं, टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमारे जो प्री इस स्पेल के पहले जो वार्म अप हुआ था एटमॉस्फेयर, वो काफी कूल डाउन हुए हैं और टेम्परेचर मैक्सिमम जो है ना 30 तक जो है वो हैं, और नाइट टेम्परेचर्स में 2-3 डिग्री की मजीद कमी इस दौरान होगी। बाकी जो है दिन के दर्जात में कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। और जो ड्यूरिंग द स्पेल जब रेन शावर्स होंगे उस वक्त विंड की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, वो कूलिंग फील होगी। बाकी जो है दिन के दर्जात में एज सच जो है ना वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उनमें एज सच कोई कमी नहीं होगी। अलबत्ता रात के दर्जात वो 1-2 डिग्री जो है ना मजीद फॉल हो जाएंगे कि रात को आप पंखे चला रहे हैं तो पंखे चलाए बगैर भी जो है ना वो आप सो सकेंगे। इस तरह का इम्पैक्ट होगा इस वेदर का। अच्छा अलीम हसन साहब, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे आपने देखा पिछले साल जो है मानसून और प्री मानसून ने तबाही मचा दी केपीके के हवाले से, और भी आपको पता है पंजाब में भी तबाही हुई है, सिंध के इलाकों में तबाही हुई है। आपको लगता है कि ये जो प्री मानसून जो रेन्स होंगी इनका भी जो स्केड्यूल है वो अर्ली हो जाएगा? ये होता है कि जब हमारे यहाँ विंटर रेन्स उस इंटेंसिटी के साथ नहीं होती या डिले होती हैं, तो उसमें जब डिले होता है ना ये विंटर रेन्स का फिनोमिना, तो उसमें एटमॉस्फेयर चूंकि ऑलरेडी वार्म हो चुका होता है तो हीटिंग की वजह से इसकी इंटेंसिटी इनहांस हो जाती है, इंटेंसिटी भी और उसकी मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होती है रेनफॉल की। तो इस वजह से इसके इम्पैक्ट जो है उसमें हेलिंग का, लाइटनिंग का, विंड का, ये कंपोनेंट्स ज्यादा प्रोनाउंस हो गए, तो इसके डैमेजेस जो है ना वो इन स्पेल से जो एक्चुअल विंटर सीजन में होते हैं उनकी निस्बत लेट विंटर सीजन के स्पेल जो हैं उनकी
डैमेजेस उनसे ज्यादा होते हैं। तो यही इस साल भी हो रहा है कि हमारा फरवरी ऑलमोस्ट ड्राई गया है, मार्च भी फर्स्ट 2 वीक्स जो है उनमें कोई एक्टिविटी खास नहीं हुई, तो सेकंड थर्ड वीक से जो है ना ऑनवर्ड हमारे यहाँ ये पोस्ट जो विंटर रेन्स ये हो रही हैं, और उनकी हीटिंग के कंपोनेंट की वजह से, लेट होने की वजह से इनमें जो है विंड का, हेलिंग का, लाइटनिंग का ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी वजह से जो है ना इनका इम्पैक्ट्स और डैमेजेस ज्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अलीमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। डिस्कशन ये है कि आप लोग जो हैं अपने आप को कैसे जो है एहतियाती तदाबीर के साथ ट्रैवल एडवाइजरी पर अमल कर सकते हैं, और वो इलाके जो कि बताए भी हैं जिनमें कुछ इलाके जो KP के हवाले से, सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से हैं, और पंजाब के वो इलाके जिसमें माउंटेन एरियाज़ हैं, जिसमें ट्विन सिटीज़ हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उन इलाकों में आप अपनी ट्रैवलिंग जो है वो कम करें और ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक करें। और इसके साथ साथ ये जो स्पेल है, पोस्ट विंटर स्पेल जो है ये शुरू होने वाला है। आज से इसका सिलसिला जो है वो शुरू होगा, और इसमें जो है लाइटनिंग होगी, इसमें तेज़ हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है, जिसमें आप लोग अपने घरों में रहें तो बेहतर है, ताकि ना कोई खुशगवार वाक़या ना पेश आए। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी हमारी तरफ से भी आपको एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। इसके साथ साथ छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने अभी स्क्रीन पर चलाई है, और आप ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में ये वीडियो कितनी वायरल हो गई है। अच्छा, इस वीडियो के पीछे क्या है? इस वीडियो के पीछे 2 डॉक्टर्स आपस में लेडी रीडिंग आ रही हैं कि कौन सी डॉक्टर सी सेक्शन जल्दी करेगी। एक तरफ डॉक्टर तैयबा की आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर आयशा की आवाज़ आ रही है। दोनों ने अपनी अपनी टीम्स बनाई हुई हैं, और उन टीम्स के मुताबिक जो है जो कि चीज़ें वायरल हुई हैं, जो कि उन्होंने ऑडियो अपनी खुद ही जो वायरल की है कि डॉक्टर आयशा आप बताएं, आप इतनी जल्दी करें ना, जल्दी सेक्शन करें, और मुकाबला चल रहा है और देखना यह है कि कौन पहले जीतता है। तो सी सेक्शन, जहां एक औरत जो है जिंदगी मौत की कश्मकश में है, हम इतने बेहिस हो गए हुए हैं, और हमारे लिए वो जो पेशेंट है, जो वो औरत है जो बच्चा पैदा कर रही है, उसकी प्राइवेसी जो हम लीक कर रहे हैं, कि जिस तरीके से वो दिखाया जा रहा है कि बच्चा जो है वो इर्द गिर्द जो है मेल स्टाफ भी है, फीमेल स्टाफ भी है, और बच्चा पैदा हो रहा है, और उसकी वीडियो जो है वो ऑनलाइन जो है वो भेजी जा रही हैं। चाहे ये वीडियो जो है ये पहले बनाई गई, मगर इसको लीक किया गया, एक प्राइवेसी ब्रीच की गई, और उसके साथ साथ कितना ये चीज़ अनएथिकल है कि जो ख़वातीन हैं एक ज़चगी के एक मरहले से गुजर रही हैं, और ज़िंदगी मौत का एक सफ़र है, और उनको ये नहीं पता कि बेहोशी की हालत में उनकी वीडियो जो है वो कहाँ पहुँचाई जा रही है, क्यों पहुँचाई जा रही है। और उनको ये चीज़ जो है, जो 2 डॉक्टर्स हैं जो कि बेहिस डॉक्टर्स हैं और कहते हैं ना कि काली भेड़ें हैं, वो 2 खवातीन की वीडियोस को जो है वायरल कर रही हैं। तो हमने सोचा कि आज हम इस चीज़ पे बात करें कि लेबर रूम जैसी हसास मकाम, जहां खवातीन अपने आप को सेफ समझाया जाता है, सेफ समझी जाती हैं, और उन डॉक्टर्स के हाथों में जो है अपने आप को कहते हैं महफूज समझती हैं, जिन डॉक्टर से वो पूरे 9 महीने इलाज करवाती हैं, और वहाँ भी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जत जो है, उनका एतमाद जो है, उनकी प्राइवेसी जो है, जो सबसे मुकद्दम समझी जाती है और होती भी है, मगर ऐसा नहीं है। तो एक संगीन गफलत और गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, आज हमने सोचा कि आज हम इसके ऊपर बात करें, जो कि डॉक्टर्स ने इख्तियार किया है, और हमें जो है ये समझा जाता है कि जो खातून है वो वाकई खातून है, फिर वही बात सामने आती है ना, तो उसकी इज़्ज़त जो है वो लहद में भी महफूज नहीं है, उसकी इज़्ज़त एक लेबर रूम में महफूज नहीं है, तो उसकी इज़्ज़त जो है वो सड़कों पर कैसे महफूज होगी। मगर थैंक यू सो मच फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने जो है फौरी एक्शन लेते हुए 5 डॉक्टर्स की
ट्रेनिंग ख़त्म कर दी है, उनको मुअत्तल कर दिया है और टोटल ये बताया जा रहा है कि 9 लोगों की टीम को मुअत्तल किया गया है। और इसके साथ साथ जो है ये लेडी वेडिंग हॉस्पिटल जो है, लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल और जो प्रैक्टिशनर सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान को ये भिजवाया गया है कि इनके लाइसेंस को मुअत्तल किया जाए। तो आज हम इस पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया डॉक्टर समीना हक ने, जो कि आज वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो नहीं आ सकी थी लेकिन जिनको हम हमेशा से अपने शोज़ में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर समीना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समीना हम सब ठीक हैं, हम सब ने बच्चे पैदा किए हैं और आप जो हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे पैदा करवा चुकी हैं, मगर आपको ये लगता है बीइंग अ डॉक्टर ये जो इतनी बेहिसी हुई है, 2 ख़वातीन की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की गई है और स्पेशली ये बताया गया है कि जी हम लोग यहाँ सी सेक्शन कर रहे हैं और दोनों ख़वातीन के अंदर जो है वो रेस लगाई जा रही है कि कौन बच्चा जो है वो जल्दी निकालेगा। एथिकली तो बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्राइमरीली तो मैं यही कहूंगी, जो इनके सीनियर्स हैं उनको एथिक्स सिखाने का टाइम होना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि सारी जो ये पेशेंट की प्राइवेसी और एक सेक्रेट जगह है लेबर रूम, और वहां पे बहुत हम बहुत ही क्लोज टू, क्या कहना चाहिए, अल्लाह सुब्हानु ताला ने हमें एक जिम्मेदारी जो दी है और उसमें प्राइवेसी का लिहाज रखना चाहिए। बहुत बच्चेगाना और बहुत बेवकूफाना इन डॉक्टर्स अच्छा डॉक्टर समीना, आपके खुद भी पूरे आपका अपना एक मेडिकल केयर सेंटर भी है, हॉस्पिटल है जहां आप पेशेंट्स हर रोज देखती हैं। मुझे ये बताएं कि इज एनी डॉक्टर अलाउड टू टेक अ मोबाइल फोन व्हाइल डूइंग अ सी सेक्शन? नहीं, मोबाइल फोन्स तो हर एक के पास ही होते हैं, उन इम्पोर्टेंट कॉल्स आनी होती हैं और हर एक में कैमरा तो मौजूद होता है। ये आई थिंक बेवकूफी की है इन डॉक्टर्स ने। कोई मोटिव, कोई ऐसा कोई सीरियस मोटिव बिहाइंड नहीं था। आई थिंक बच्चेगाना हरकत है, बेवकूफाना हरकत है, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। ओके ये मकसद ये नहीं था कि उनकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जाए और पेशेंट को रुसवा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पेशेंट तो दूर से नजर आ रहा है और एक बच्चा डिलीवर हुआ है, उसका हल्का सा रोना सुनाई दे रहा है। मैं ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही। इट इज रॉन्ग, इट इज एथिकली रॉन्ग। अच्छा डॉक्टर समीना, बिल्कुल आप एक तो बात आपने एक पहलू पे तो रोशनी डाली है कि एथिकल रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए था, मगर इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर इसमें एक चीज जो मैं बड़ी बात नहीं है, नहीं बड़ी बात है जी, लेकिन उनको वार्निंग दी जा सकती थी, उनको समझाया जा सकता था। डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़े प्रेशियस लोग होते हैं। कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं उन्होंने कर दिया जितना स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। अच्छा एक और चीज मैं आपसे आप पूछना चाहूंगी, बिल्कुल आप ये आपने अपना एक मौकफ दिया है, मगर एक चीज आई वांट टू इनपुट कि इन केस किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है, कोई सैचुरेशन लो हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको पता है ये केस, क्योंकि आई माई सेल्फ मैं खुद एक सी सेक्शन से गुजरी हूँ, कोई एक नहीं 3 सी सेक्शन से गुजरी हुई हूँ, तो इसमें जो है रेपरकशंस आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसे मुहरकात आ सकते हैं कि जो खवातीन वहाँ लेटी हुई हैं उनकी तबीयत जो है बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ भी जब कैप्चर होना, आपको लगता है कि ये कोई चीज़ें जो हैं इसको इस तरीके से वायरल करना दुरुस्त है? नहीं, इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग। हम कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही इन डॉक्टर्स को कभी ऐसा होने भी देंगे अपने डिपार्टमेंट में। दिस इज रॉन्ग। उनकी बेवकूफी है, बच्चेगाना हरकत है और उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो क्या कर रही हैं। अब आप देखें ना, जो पस्ती हर तरफ है, बेहिसी हर तरफ है, ये भी तो उसी माशरे का हिस्सा है ना। इन्होंने कोई ऑन पर्पस किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए नहीं किया। यू आर वेरी राइट कि इतनी जल्दी जल्दी वो कर रही हैं दोनों सिजेरियन, तो उसमें कोई भी चीज गलत हो सकती है,
उसमें पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, आप गलत स्टिच ले सकते हैं, आप बेबी की रिससिटेशन हमने करनी होती है, बहुत सी एथिकल चीजें हैं, मेडिकल चीजें हैं, विच इज क्वाइट रॉन्ग। आई थिंक जो जिनकी ये ट्रेनिंग है उनको ज्यादा मेहनत करनी है। इन्हें एथिक्स तो कोई सिखाने का टाइम ही नहीं है ना मेडिकल प्रोफेशन में आजकल। एथिकल प्रैक्टिस जो है वो तो प्राइम इम्पोर्टेंस है हमारे अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, बहुत यू नो, ethics के व्हाट इज अ ऊपर है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट? क्या होता है कोड ऑफ कॉन्डक्ट? बिकॉज आई वांट द ऑडियंस टू लिसन अबाउट इट कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक डॉक्टर की जिम्मेदारी एक पेशेंट को बचाने के साथ साथ और क्या होती है एथिकल हवाले से? एथिकल हवाले से जो हमारा ओथ होता है वो रिटन हमें दिया जाता है, और उसमें होता है कि आपने पेशेंट की प्राइवेसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको ब्रीच नहीं करना। आपने ये जो वीडियो बनाई गई है, मैं सिर्फ इस बात पे जोर दे रही हूँ कि उनका मोटिव कोई नहीं था, कोई ऐसा क्रिमिनल मोटिव नहीं। मैं एंटरटेनमेंट का मोटिव था, एंटरटेनमेंट, दे वर डूइंग इट सम एंटरटेनमेंट। I mean, it was so stupid of them. I would say it's a stupidity. It's a childish behavior. Yeah, of course. Irresponsible behavior. ठीक है ना? ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था कि उन्होंने प्लान करके ये किया या किसी को डिफेम करने के लिए किया। ये उन्हीं के गले पड़ गया ना। देखिए, वो इतनी बेवकूफ है, दे आर स्टूपिड एंड चाइल्डिश, एंड आई थिंक एथिकली उनको और ट्रेन करने की जरूरत है। उनका कोई मोटिव नहीं था ऐसा कि किसी को डिफेम करना है या पेशेंट के लिए गलत करना है। वो बेचारियां दिन रात पेशेंट की खिदमत में लगी रहती हैं। ये गलती उनसे हो गई। इतना सिवियर एक्शन पंजाब गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए था, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा डॉक्टर समीना, बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं। हाँ। नहीं, आप सुनिए, आपको क्या पता कि उन्होंने करोड़ों जिंदगियां बचाई होंगी अपने प्रोफेशन में अभी तक। वो तो हाईलाइट नहीं होता, वो तो टीवी पे नहीं आता। क्या पता इन्होंने अपना खून भी दिया हो किसी पेशेंट को, क्या पता इन्होंने अपनी जमा पूंजी भी किसी पेशेंट को दे दी हो। अब उनकी ये गलती हुई है, एक चाइल्डिश नॉन सीरियस बिहेवियर, उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए। उनको निकाल के तो देखें कि कितनी रातें वो 72 घंटे मरीज के सिरहाने खड़ी रहती हैं और उनको फिट्स जो पड़ रहे होते हैं और उनकी जानें बचा रही होती हैं। ये एक छोटी सी गलती पे इतना बड़ा कैरियर उनका तबाह करके रख दिया। ये दिस इज चाइल्डिश। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन कभी उनकी सैक्रिफाइसेस देखें कि वो क्या कर रही होती हैं सारी रात और सारा दिन। वो आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं, बिल्कुल यू आर द बेस्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट देम। एक हफ्ता नहाने का टाइम नहीं मिलता उनको, अपने कट ऑफ हुई होती हैं अपने रिश्तेदारों से, कोई पार्टी नहीं अटेंड करती, कोई कॉन्सर्ट नहीं अटेंड करती। और ये लेबर रूम और ये जो मैटरनिटी वार्ड होता है, ये तो एक जिंदा दरगोर डॉक्टर हो जाता है उसके अंदर। अब उन्होंने चाइल्डिश बिहेवियर किया है, विच इज एट हर स्टैंडर्ड से गलत है। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ी सी पूछूं मजीद, आपको आप क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन आई कैन आस्क फ्रॉम यू कि इस वीडियो में आप कह रही हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं, दैट वाज एंटरटेनमेंट, यू नो, कोई क्रिमिनल मोटिव नहीं था, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था एज पर यू। अगर इन केस अगर ऐसा होता कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता, किसी बच्चे की जान चली जाती, फॉर इंस्टेंस, हम एक वो एज्यूम कर रहे हैं, इट्स एन अजम्पशन, तो आपको लगता है कि वो फिर कितना बड़ा ऑफेंस हो जाता? देखिए, उस वक्त ये दोनों सिजेरियन नॉर्मल चल रहे थे, और अगर कोई ऐसी बात होती तो वो ये तो बना ही नहीं होना था। ये तो हर चीज से दुनिया माफी से बेखबर होके इन्होंने पेशेंट की वेलफेयर के लिए इनको कहाँ वीडियो बनाने का याद रहना था। ये तो एक नॉर्मल सिजेरियन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा, तभी वो इस तरह कर रही थी ना, रिलैक्स होके। उन्होंने समझा कि हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कोई 72 घंटे की ड्यूटी के बाद। तो ये मैं यही कहूंगी कि दे हैव डन अ स्टूपिड थिंग।
इट वाजंट क्रिमिनल, उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीना, ये भी बताइएगा कि इन केस एक खातून जो हैं किसी अपनी डॉक्टर के पास जाती हैं और उनको ये पता लगता है, जो ये खातून दोनों लेटी हुई हैं, उनको बाद में पता लगे यार ये तो हमारा ही सिजेरियन हो रहा था या व्हाटएवर, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, मे बी इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जो कि इतने से क्लिप्स सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा हो, कोई फेस रिवील हो जाए, तो ये कितनी उस औरत के लिए जो इस अमल से गुजर रही है उसके लिए कितना ये शेमफुल होगा बाद में somehow। ना तो शक्ल नजर आ रही है, वो बच्चा भी नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, वो इस बात का ख्याल रखा था उन्होंने कि कोई नजर ना आए या किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। वो एक दूर से वीडियो बना रही है, पीछे बैकग्राउंड में वो बच्चा डिलीवर हो रहा है और पता नहीं कितने बच्चे वहां पे, कोई करोड़ों के हिसाब से। आप कभी लेबर रूम में जाके देखें क्या हड़ूश मचा होता है। ये थोड़ी सी वो एंटरटेनमेंट की और उससे ज्यादा स्टूपिड बात उन्होंने ये की कि ये सोशल मीडिया पे डाल दी। आई थिंक इट्स अ चाइल्डिश, इररिस्पॉन्सिबल, स्टूपिड बिहेवियर और उनके अपने गले पड़ गया, उनका कैरियर तबाह हो गया। इतनी ज्यादा बड़ी सजा, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको जरा देखा जाए तो आई डोंट मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगी जो उनको सजा दी। उनको वार्निंग दी जा सकती थी और फिर वो बेचारा जो एमएस है हॉस्पिटल का, उसको मतलब सजा किस बात की दी, उसका क्या कसूर है बेचारे का? मतलब उठा के वो सारों को डिसमिस कर दिया। ये मतलब अपने हैट में एक फेदर और वो लेने के लिए, और जी हमने बड़ी वो कर दी। जाके तो देखें किस तरह वो लिमिटेड रिसोर्सेज में, आप ये देखें कि 200 डिलीवरीज अगर हो रही है ना तो उनके पास 3 या 4 डिलीवरी सेट्स होते हैं। वो बेचारियां खुद ही उसको स्टरलाइज कर रही होती हैं, खुद ही बॉयल कर रही होती हैं। आप जाके देखें कि किस तरह वो अपनी जान जोखिम पे डाल के मरीजों को बचा रही होती हैं। पब्लिक सेक्टर में जाके देखें कि हालात क्या है, क्या प्रोविजन दी हुई है गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को। जो आता है मार जाता है, जो आता है थप्पड़ मार जाता है, जो आता है डंडे मार जाता है। जाके तो देखें उनका हशर क्या हो रहा होता है वार्ड में। चिंता दरगोर रही होती हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स। अच्छा बिल्कुल, आप डॉक्टर समीना आप बिल्कुल अंदर की आप बता रही हैं। ऑल्दो हम ये समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है काम किया है हेल्थ केयर के हवाले से। इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है, इतना हाइप इस बात का क्रिएट किया हुआ है, कोई एक बात इनके हाथ आ जाए, भाई वो किसी उससे नहीं कर रही थी। वो पता नहीं आधी सारी रात जागी हुई, 2-2 दिन की जागी हुई, और उन्होंने शायद थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए, और गलती उनसे ये हुई कि सोशल मीडिया पे और वीडियो बना ली। दिस इज अ रॉन्ग थिंग, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन ये इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है उनके उन सर्विसेज का जो वो दिन रात पेशेंट्स के लिए दे रही है। उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, जिस तरह के लाइसेंस कैंसिल कर दिए उनके। आई थिंक देयर सम इशू, टेक्निकल इशू है। जैसे डॉक्टर समीना हमारे साथ वापस, तो हम इनसे बात करते हैं। व्यूज, आपने देखा कि इसके 2 कॉनोटेशंस आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि गलत हुआ है एंड नहीं होना चाहिए था, और बहुत सी वीडियोस, बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर जो है कमेंट कर रहे हैं कि बीइंग अ डॉक्टर दे डोंट सपोर्ट दिस इंसिडेंट व्हाट एवर हैपेंड। और दूसरी तरफ जो है ये भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी जितनी उनको दी गई है, और डॉक्टर्स का जो लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये एक फिर भी ये जो मुअम्मा है कि एथिक्स, सिविक सेंस, एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसकी ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है। डॉक्टर सबीना जो है इस वक्त हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर सबीना, कैन यू हियर अस? जी अच्छा, बिल्कुल आपने दोनों रुख बता दिए, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी है कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप्ड करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जा सकें और उनकी उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। लेकिन आपको क्या लगता है, फिर मैं बात करूँगी कोड ऑफ कंडक्ट पे, डॉक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपने बताया क्या है, मगर ये जो एथिकल सेंस है, ये सिविक सेंस है, इससे किसी के फीलिंग्स हर्ट हो सकते हैं, इमोशंस हर्ट हो सकते हैं। एक मरीज़ जो है एक एतमाद रखता है अपने डॉक्टर पे, और एक ये ऐसा मरहला है क्योंकि मैं खुद इससे आई हैव गॉन थ्रू, आई नो कि माय डॉक्टर इज़ देयर, तो आई एम इन द सेफ हैंड्स, हम यही समझते हैं। तो आप इसके ऊपर बात मुझे बताएं। बात ये है कि वो आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी, कोई मुकाबला नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। वो साइड बाय साइड हमारे कोई 10 टेबल लगे होते हैं और एक हो रहा होता है।
ये वीडियो जो बना रहा है वो ऐसे ही वो कह रही है कि जी आप दोनों का मुकाबला चल रहा है, आप जल्दी कर लें और फलां। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उसने वीडियो बनाने के लिए कि जी ये हम मुकाबला कर रहे हैं दोनों का, और जस्ट ऐसे एंटरटेन कर रही थी अपने आप को। कुछ भी नहीं बेचारियों ने, सारा करियर तबाह करके रख दिया। मतलब मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि उनको वार्निंग दी जा सकती थी, उनको समझाया जा सकता था। आपको पता है डॉक्टर कितनी मुश्किल से बनती हैं, और वो यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रही थी वो क्या कितनी मेहनत के बाद वो इस स्टेज तक पहुंची थी। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट व्हाट गवर्नमेंट हैज डन। मतलब वो इतनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस उनकी होंगी अभी तक, और उठा के उनका इतनी छोटी सी बात पे लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आई डू नॉट। अच्छा डॉक्टर सबीना, आप एक तो आपने एक ओपिनियन दे दिया कि ये लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए था, और दैट वाज जस्ट एन एंटरटेनमेंट फैक्टर, इट वाज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल हर चीज़ की एक सेंसिटिविटी तो होती है ना। मैं एक प्रोफेशन में हूँ, मैं कुछ चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली वो नहीं कर सकती। मेरा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक इदारे के साथ, एक मेरी एक लॉयल्टी है। तो एक डॉक्टर जो कि हमेशा से गोल्डन हैंड समझा जाता है, उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसकी भी कोई एथिक्स होते हैं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसको पता है कि कोई मुकाबला हो रहा था या कोई एक कंपटीशन सेट किया गया था, और वो तो दोनों ऐसी अचानक वो दो सिजेरियन हो रहे हैं, और ये एवं ही शुगलन उनकी वीडियो बना रही है कि जी मुकाबला कर रहे हैं, डॉक्टर आयशा आप देर कर रही हैं। आई मीन व्हाट वाज सो सीरियस अबाउट इट? ना मरीज की शक्ल नजर आ रही है, ना बच्चा की रोने की आवाज नहीं कभी किसी ने सुनी। तो ऐसी क्या तूफान आ गया कि उनका बेचारियों का लाइसेंस ही कैंसिल कर छोड़ा आप लोगों ने? इतना हाइप क्रिएट किया है इस छोटी सी, कोई टॉलरेंस होती है, उनसे गलती हो गई है। हमारे मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा, इतने क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं, उस पर तो कभी कोई एक्शन नहीं लिया। वो बेचारियां एक मासूमाना वो गलती उनसे हो गई। डॉक्टर साहिबा सॉरी फॉर, मैं कता कलामी के लिए माजरत है, मगर सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ देखी है तो रेडिली उसी वक्त वो चीज़ जो है वो बेहतर भी हुई है, और वाकई जो है ऑफिशल्स को, जो लोग उस वाक़े मुलव्वस होते हैं, वो मुअत्तल भी कर दिए गए हैं। आई थिंक एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस डॉक्टर समीना। मगर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो स्वीपर का काम भी कर रहे होते हैं, मरीज को बेड भी दे रहे होते हैं, चादरें में बिछा रहे होते हैं। वहां किसी को बेड नहीं मिलता तो डॉक्टर को मार के चला जाता। अब वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, उसने कहा जी आपको यही नहीं पता, एमएस को पूछ रहे आपको यही नहीं पता कि आपके ओपीडी में ये चीज नहीं है, चादरें नहीं है। भाई उसका काम चादरें बिछाना है, तुम प्रोवाइड करो, तुम चीजें दो। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि डॉक्टर्स जो हैं वो स्वीपर का काम भी खुद कर रहे होते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। और उस बेचारी का सारी मेहनत लगा के, और आई स्ट्रांगली अपील टू द गवर्नमेंट कि उनके लाइसेंस बहाल किए जाएं, उनसे कोई ऐसी क्रिमिनल एक्ट नहीं हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना हक इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आपने दोनों साइड स्टोरीज सुनी भी हैं और आपने देखी भी है, और हमने कोशिश भी की कि हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ले सकें, और स्पेशली हमने सलमान रफ़ीक साहब को भी कॉल की, और हमने उनको मैसेज भी छोड़ा कि वो प्लीज़ आएँ और अपना वर्जन दें। उनका वर्जन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था इस वक्त, मगर आई थिंक ही वॉज बिजी और ही कुडंट सॉ आवर मैसेज और ही कुडंट जॉइन अस। बट इनिशियली हम इस चीज़ को जो है हम लोग लेके जाएंगे आगे भी। वी वांट कि अगर कोई डॉक्टर ने किसी भी पर्पस के बगैर कुछ की है, जिस तरह डॉक्टर समीना हक ने कहा, उनके लाइसेंस को बिल्कुल मंसूख ना किया जाए, उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। इट वाज जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस। मगर कोड ऑफ कंडक्ट और जो एथिक्स और सिविल सेंस क्या कहती है, एक जिम्मेदारी एक डॉक्टर की, वो किसी भी मरीज़ की कोई भी चीज़ जो है वो ब्रीच नहीं कर सकता, उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकता। ये उनकी पहली जिम्मेदारी है बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द पेशेंट ऑन द बोर्ड। तो ये दोनों जो स्टोरीज थी हमने आपके सामने रखी हैं। फैसला आपने करना है कि क्या होना चाहिए। तो हमारे सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी लगेगी, आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने स्टोरी को सही कवर किया या इसमें कोई चीज़ जो थी वो ऐड ऑन करना ज़रूरी थी। छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। गर्मी का मौसम आते ही फैशन के शोबे में भी ना तरोताज़गी जो है पैदा हो जाती है और देखने में भी आती है। नित नए डिज़ाइंस, रंगारंग फैशन कार्ड्स और इसके साथ साथ एलोंगेटेड टाइप ऑफ जो इसमें स्लीव्स का आजकल स्टाइल चल रहा है वो भी देखने में आ रहा है। इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरीज भी देखने में आ रही है। मगर 2026 का कलर पैलेट क्या है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो हैं अपनी बॉडी टाइप, अपनी फिज़ीक, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ साथ जो है वार्म कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं कि हम पतले नज़र आएंगे, ये नहीं देखते कि मौसम के हिसाब से जो कलर्स जो है वो कितनी रिफ़्रेशिंग जो है वो ना सिर्फ कहते हैं ना कि यूनिकनेस पैदा करते हैं बल्कि कहते हैं ना कि आंखों को भी अच्छा लगता है। तो वैसे ही आरामदेह हल्के फुल्के लॉन जो है आजकल मार्केट में तो अवेलेबल है, लेकिन मौसम जो है अभी थोड़ा सा शेकी है। ना बहुत गर्मी आई है ना सर्दी जा रही है, ना हम गर्मियों को वेलकम कर रहे हैं। तो बीच के मौसम के हिसाब से जो कपड़े आजकल हम कौन से पहने इसका हमें अंदाज़ा लगाना है और हम कैसे लगा सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है इमेज कंसल्टेंट स्टाइलिस्ट समन असद, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी क्या हैं? हाल है? शुक्र अल्लाह का। समन देखें, आपने भी इतना वार्म कलर पहना हुआ है, अभी मौसम में गर्मा जो है तकरीबन आ ही गया बिल्कुल है, ऐसे ही मगर है। अभी हमने विंटर्स को बाय बाय नहीं किया। Exactly. तो आपने रूबी पिंक कलर पहना हुआ है, तो व्हाई आरंट यू वेयरिंग समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग? अच्छा, इसकी ना अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही इंट्रो में कि आंखों को जो अच्छा लगता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कि हम वो वाला पहने जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। ऐसे ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ प्रोफेशनल के कलर पैलेट ट्रेंड में तो आपको पता है समर आ रहा है, विंटर्स तो ऑलमोस्ट जा चुका हुआ है और ये स्प्रिंग सीजन चल रहा है। ये जो कलर मैंने पहना हुआ है ना, मैंने इस तरह की एक बड़ी अच्छी रेंज अपने लिए बनाई है इस तरह के कलर्स की। ये रिफ्रेशिंग भी है, ये डार्क टोन में भी आ जाता है, ये बड़ा डोमिनेटिंग भी है, ये बड़ा एम्पावर्ड है और ये जो कलर है चूँकि हर रंग अपना एक मैसेज देता है। सो इस मैसेज का जो इस कलर का जो मैसेज है ना वो बड़ा अथॉरिटेटिव भी है, फ्रेंडली भी है, अप्रोचेबल भी है। ठीक है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी कोशिश होती है कि मैं कलर्स कुछ इस तरह के पहनूं जो मेरे सिचुएशन से मैच करते हो। ओके। उसके लिए क्या होता है कि मेरी फिर कलर पैलेट डिफरेंट हो जाती है। टीवी स्क्रीन के लिए क्योंकि मैंने एक बहुत लंबा अरसा एज ए वार्डरोब हेड काम किया एक बड़े चैनल का, आपको पता है, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हार्ड सेट पे कौन सा अच्छा लगेगा कलर और कौन सा कलर आपका जो है वो क्रोमा पे जो है वो पे अच्छा लगेगा। सो आपकी जब मैं आती हूँ ना इधर स्टूडियो में तो मैं देखती हूँ उसकी लाइट्स मुझे कौन सा ड्रेस पहनने की इजाजत देंगी जो मेरी स्किन पे अच्छा लगेगा। अच्छा, आप बड़े टेक्निकलिटी में चली जाती तो मैं बहुत ज्यादा ये क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ही समटाइम्स लगता है कि इस तरफ चली गई हूँ। अच्छा समन, पेंटागन यूनिवर्सिटी हर साल जो है कलर पैलेट मुतारिफ कराती है, तो 2026 के कलर पैलेट में कौन से कलर्स मुतारिफ हुए हैं? अच्छा, इस चीज को हम अपने पहले वाले क्वेश्चन के साथ जरूर कनेक्ट करेंगे कि हम बात कर रहे थे कि हमारी आंखों को क्या अच्छा लगता है। लड़की बीइंग अ वुमेन मेरी आंखों को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन मैं लड़कियों को कहती हूँ कि जो कलर्स है ना, ठीक है ट्रेंड में जो भी कलर आ गया बट इट डजंट मीन दैट कि वो सारा ट्रेंडी कलर आपने हर जगह अप्लाई करना है। ठीक है, एक और चीज आप नोट करेंगे कि पेंटोन यूनिवर्सिटी हर साल पूरी दुनिया के लिए एक फैशन फोरकास्ट करती है कि ये कलर चलेगा, बट आपको पाकिस्तान में वो कलर ज्यादा इन होते हुए नजर नहीं भी आएंगे। क्यों? वजह क्या है? उसकी रीजन ये हमारी स्किन अंडरटोन। देखिए, वो आपको एक वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से अपने लोगों के हिसाब से कलर ट्रेंड दे रहे हैं, बट आपको पता है वी ईस्टर्न्स आर मोस्टली इन कूल अंडरटोन साइड, न्यूट्रल अंडरस्टाइल। ठीक है, हम लोग की जो हमारी येलो स्किन है तकरीबन नहीं नो, हमारी ज्यादातर जो है ना वो मिक्स में न्यूट्रल है। ठीक है, आपको कैसे पहचान होगी? ब्राउन्स हैं। आपको कैसे पहचान होगी कि आप ज्यादातर न्यूट्रल्स हैं? हाँ। हमारे लिए पैलेट बहुत वास्ट हो जाती है, हम कूल और वार्म दोनों के बीच में आते हैं। हमारी जो न्यूट्रल अंडरटोन है, बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त हमें स्क्रीन पे देख रही होंगी वो देख लें, आपकी वेन में दो कलर्स आ रहे होंगे, एक ऑलिव ग्रीन होगा एक ब्लू होगा, या एक ग्रीन होगा और एक पर्पल होगा। तो इट्स ऑल मीन दैट कि वी आर न्यूट्रल अंडरटोन। सो हम बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इतने लोगों को पढ़ाती हूँ तो जब मैं क्लास में एक प्रैक्टिस करवाती हूँ तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं न्यूट्रल अंडरटोन। यहां से मुझे अंदाजा हो गया कि पिछले 6 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत अरसा पहले एक हमें इमेज कंसल्टेंट ने बताया था कि आपकी साइड के बहुत सारे लोग या कूल हैं या न्यूट्रल्स हैं। सो हमारे लिए तो पैलेट बहुत वास्ट हो जाती है, तो फोरकास्ट से हमारा कोई लेना देना है भी। लेकिन इस साल का फोरकास्ट आया क्या है? जो फोरकास्ट है ना उसमें आपको मिले हैं बहुत सारे ऐसे खूबसूरत कलर्स, जिसमें एक पहला तो ये प्लम कलर जो मैंने पहना हुआ है, एक वो शेड आपको मिलेगा।
आपको इसमें अगर पेस्टल्स की साइड में आपको आइस ब्लू बहुत देखने को मिलेगा। आइस ब्लू हमारे पास ट्रेंड में बहुत चल रहा है क्योंकि हर बुटीक, हर ब्रांड इस पे काम कर रहा है। इसी तरह टी पिंक है, पीच कलर जो आपने पहना हुआ ये ट्रेंडिंग कलर है। गाजर रेड में एग्जैक्टली वो कलर्स के नाम नहीं लूंगी कि लोग फिर। अच्छा, आजकल एक शेड आ रहा है टील बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है ना, वो बहुत थोड़ा डार्कर टोन है, मगर टील के शेड्स बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। देखिए इसकी रीजन ये जो डार्कर कलर्स है ना वो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। डार्कर कलर्स और ब्राइट कलर्स आपके लिए भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने स्क्रीन पे आना है। स्क्रीन पे जो आपका इमेज ये डार्क कलर बिल्ड करता है ना वो पेस्टल नहीं करता, क्योंकि आपके स्टूडियो पे ऑलरेडी इतनी लाइट है, आपने ऑलरेडी इतना मेकअप अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। तो ये आपने बड़ा ट्रेंडिंग कलर जो है ये पहना हुआ है, लेमन ग्रास, लेमन येलो कलर हमारा इस साल बहुत चलने वाला है, हिट जा रहा है। टील की आप बात कर रही हैं, ये नहायत एक प्रोफेशनल कलर है और मैं सजेस्ट करती हूँ लोगों को ये पहनना चाहिए, ठीक है। मर्द और खवातीन आजकल आप दोनों को देख रहे हैं, वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी खास रीजन भी ये कि इस दफा ट्रेंडिंग कलर्स बड़े अच्छे हैं। गाजर रेड एक बड़ा सटल सा खूबसूरत सा रेड कलर है, ठीक है, वो बड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, आप वो पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। कैरेट रेड जो है उसको आप ऑफ वाइट कलर के साथ करें, ब्लेंड करें, देखें वो आपको कितना जबरदस्त लेकर जाएगा। इसी तरह आपके कलर्स में नेवी ब्लू ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा होने वाला है, जो कि हमेशा होता है क्योंकि ये प्रोफेशनल कलर है। ब्लैक है, ग्रे है, ऑफ वाइट है। लेकिन प्रोफेशनल खवातीन कौन से रंग पहने? मैं कहती हूँ प्रोफेशनल खवातीन अगर तो आप अथॉरिटेटिव हैं, आपका रोल आप देखें ना कि आपका रोल क्या है, तो फिर तो आप डार्कर कलर्स में चले जाएं। ये छोड़ दें कि आपकी पैलेट में, आपके ट्रेंड फोरकास्ट में क्या चल रहा है, आप देखें कि आपकी स्किन अंडरटोन पे क्या जा रहा है, क्योंकि मेरा ट्रेंड वो है जो मुझे सूट करता है, जिसमें मैं अच्छी लगती हूँ, क्योंकि आप और मैं एक ही कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं। अच्छा, लोग ये नहीं कहते यार कितना ओल्ड स्कूल पहना हुआ है इसने, क्या पुराने जमाने के कपड़े पहन कर आ गई है, अभी तो ये नहीं पता कि ये कौन सा ईयर चल रहा है और 20 साल पुराना जोड़ा निकाल कर आ गई है। ये तो होता है, ये तो जेन्युइन है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही ऑफ हो जाएं ट्रेंड से, आप ट्रेंड को थोड़ा जरूर फॉलो करके देख लें। चल क्या रहा है? छोटी कमीज चल रही है, लंबे चल रहे हैं, शलवार चल रही है। देखो बहुत इस वक्त जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। लोग कहते हैं फर्शी शलवार चली गई, नहीं भाई, पिछले शो में हमने कहा था फर्शी शलवार तो चली गई है, लेकिन अचानक से मैंने ईद पे देखा फर्शी शलवार तो है भाई, सारी लड़कियां कह रही हैं बहुत शेरवानी के साथ फर्शी शलवार, क्या जबरदस्त है, ठीक है। अब हम क्या कहें भी, हम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। मैंने देखा यार, मैं टेलर पे गई हूँ, अपना काम करवा रही हूँ और मैं देख रही हूँ बहुत सारी खवातीन आकर डिमांड क्या कर रही हैं, लॉन्ग लेंथ चाहिए, और वो लॉन्ग लेंथ भी अच्छी खासी लॉन्ग लेंथ चाहिए, वो कम से कम उनको फ्लोर टचिंग वाली चाहिए। लंबे चाक बहुत ट्रेंड में आ गए हैं, चाक लंबे हैं, बोट नेक्स चल रहे हैं, ज्यादा डीप नेक्स नहीं चल रहे। लोग बड़े वो एक सटल लुक क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी डिसेंट सोबर लुक क्रिएट कर रहे हैं। वही बात है ना हिना, एट द एंड हम सुनना क्या चाहते हैं कि आप अच्छे लग रहे हो, हम ये नहीं सुनना चाहते कि तुम्हारा लिबास अच्छा लग रहा है या तुमने कलर अच्छा पहना हुआ है। इसका मतलब कलर ही अच्छा है, मुझ पे सूट नहीं कर रहा, मैं तो कॉम्प्लीमेंट ये सुनना चाहती हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपने जो पहनना है, जो कैरी करना है, वो आपको कैरी करना आना चाहिए, बहुत भी ट्रेंड से फारिग ना हो जाए। लोगों ने लॉने खरीद ली हुई है क्योंकि आपको पता है कि कुछ ही महीनों में, क्या 15-20 दिन का स्पेल है, इसके बाद जो है कड़क गर्मी पड़ने वाली है। अब लॉनों को डिजाइन कैसे करना है, लंबी बनाना है, छोटी कमीजें बनानी है, शलवारें बनानी है, या वन लेंथ जो आजकल चल रही है काफ्तान स्टाइल शर्ट वो बनानी है, क्या करना है? अगेन मैं कहूंगी आप देखें कि ओकेजन और सिचुएशन क्या है और फिर आपका रोल क्या है, ये देखें। मैं कहती हूँ कि जितने अच्छे कलर्स और जितनी प्रैक्टिसेस है ना जो आपने एक्सपेरिमेंटल करनी है, वो आप घर में कर लें, सोशल गैदरिंग्स में कर लें। आप ये देखें कि अगर आपके ऊपर फर्शी शलवार छोटी कमीज के साथ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आप अपने घर के कपड़ों पे करें। आप लॉन, अच्छी सी लॉन लें, आप उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, पहन के देखें, अपने घर के लोगों से पूछें मुझ पे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको खुद को अच्छा लग रहा है, आपको लोग, घर के लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो देन आप इस प्रैक्टिस को लेकर जाएं। आप अपने फॉर्मल वेयर के ऊपर ये प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार पहन लिया घर में और सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हाइट पे सूट नहीं कर रहा है, तुम्हारी फिजिक पे सूट नहीं कर रहा, तो फिर उस प्रैक्टिस पे ना जाएं। अच्छा समन, एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि 1000 रुपए की लॉन की कमीज है, नॉर्मल बिल्कुल प्लेन, हाँ, और उस पे 1500 से ऊपर सिलाई है। सीरियसली ऐसे ही है। तो लोग क्या करें? लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ एक स्मार्ट शॉप करें। आप बहुत सस्ता कपड़ा ना लें, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएं प्लीज। अब आपने सिलाई देनी है ज्यादा,
ठीक है, अब सिलाई ज्यादा देनी है तो कपड़ा फिर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 1 साल तो गुजार जाए पूरा। तो आप सस्ता फैब्रिक ना लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं, कोशिश करें कि चीजों को थोड़ा लॉन्ग टाइम लेके चलने का सोचें। इन्वेस्टमेंट तो 1 टाइम की होगी ना। और दूसरा, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े भी ना लें प्लीज। ये मत सोचें कि मैंने 3 सीजन तक पहनना है। आप उसी बजट में 3 जोड़े बना लेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमें चेंज चाहिए, हमारी आंखों को तब्दीली चाहिए। खवातीन तो 1 जोड़ा 2 बार के अलावा तीसरी बार नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकती। अपना मेरा देखो, हम एक दफा स्क्रीन पे पहन के आ जाते हैं, फिर कहते हैं बस अभी 1 आधी दफा बाहर पहन लोगे, उसके बाद इसको आप जरा देर बाद पहनोगे। मैं क्या करती हूँ, कुछ अरसे के लिए उस लिबास को अपनी आंखों से दूर कर देती हूँ। ये मुझे मेरी वालदा ने जो है ना एक ट्रिक दिया कि तुम ऐसा करो कि अगर तुमने पहन लिया और तुम बोर हो गए तो कुछ अरसे के लिए उसको पैक करके रख दो। बेटा कपड़ा बहुत महंगा हो गया है, सिलाई बहुत महंगी है, उसके ऊपर हम लेसेस लगाते हैं, क्या कुछ करते हैं। आजकल एक नॉर्मल सा जोड़ा आपका 6000 तक पहुंच गया है जो आप कस्टमाइज कर रहे हैं। तो अब आप देखें, ये कस्टमाइज है, ये आपने खुद लिया है, खुद सिलवाया है। ब्रांड की तो मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि वो इतना अप्रोचेबल है भी नहीं। ब्रांड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। कि आप एक आम बंदा ईद पे ज्यादातर ब्रांडेड ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सका। ज्यादातर लोग देखें लोकल मार्केट पे कितना रश था। मेरे पास क्लाइंट्स का इतना रश था कि नहीं यार, अब ब्रांड अफोर्ड नहीं हो रहा। तो अल्लाह करे कि ब्रांड्स वाले भी थोड़ा फोकस कर लें, लेकिन क्या करें, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, हर चीज महंगे पे महंगे हो ही जा रही है। तो थोड़ा सा आपको ना स्मार्ट हैंडल करने की जरूरत है। एक और मैं आपको ट्रिक दूं, लंडे जाया करें। लंडे जाएं, आप जाके देखें वहां पे कितनी क्लासी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं तो फिजीक के हाथों मजबूर हूं ना, मुझे तो ना ब्रांड पे मेरे साइज का कपड़ा मिलता है और ना ही मैं कहती मैं जाऊं ही ना, बजाय इसके कि मैं आपसे टोके आऊं, हाँ इतना अच्छा था और मैं पहन के चेक नहीं कर लंडे में भी लॉन्ज वगैरह मिल जाती है, सब कुछ मिलता है यार लंडे में। और कुछ नहीं तो बीइंग अ डिजाइनर मैं बताऊं, मैं तो लंडे के जो कपड़े लेकर आती हूँ उसमें से मैं बटन्स वगैरह, उसकी लेसेस बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। स्मार्ट शॉप करने का तरीका ये संडेज को बाजार लगते हैं। लिबर्टी मार्केट हो गया, हर मार्केट में, इचरा मार्केट हो गया, आप जाएं यार, लोकल मार्केट में जाएं, आपको 200-200 रुपए की लेस मिल जाएगी। क्या जबरदस्त आपको वो लेस मिलेगी, क्या एक हाई ब्रांड का ड्रेस होगा और क्या वो लेस होगी। उस लेस को आप किसी तरीके से प्लेन जोड़े पे डिजाइन करें, आपका क्या स्मार्ट शॉप होगी। आपका वही जोड़ा जो अगर आप ब्रांड से लेने जाएंगे, आजकल आपको पता है 13,000 का एक 3 पीस मिल रहा है। और ये जो एक नया ट्रेंड आया ना, दुपट्टे की कीमत अलग है, ट्राउजर की अलग है, शर्ट की अलग है, आराम से 14,000 का आपका जोड़ा बन जाता है ब्रांडेड। आप इतने में ना आराम से 2 से 3 सूट बना लेंगे। अच्छा, अगर आप संडे बाजार को टच करें, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। सारे ब्रांड का जो रिमेनिंग क्लॉथ होता है, जो रिमेनिंग लेसेस होती हैं, वो आपको संडे बाजार में अवेलेबल है। ठीक है ना। मैं कहती हूँ दुपट्टा गली के सामने इतनी खूबसूरत लेसेस संडे को मिलती हैं, जाके परचेज करें। अच्छा, संडे को स्मार्ट शॉप करें यार। अब देखिए सिलाई तो हमने महंगी देनी है, तो क्यों ना फिर हम थोड़ा सा इसको हैंडल करें। ठीक है, और बहुत ज्यादा लेसअप करने की जरूरत भी नहीं है कपड़ों को। बीइंग अ प्रोफेशनल औरत ना, आप डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने, ज्यादा थोपा थापी ना करें। पता क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी गायब हो जाएगी, सिर्फ फोकस रह जाएगा आपके लिबास के ऊपर। तो ये देख लें कि सिचुएशन क्या है और आपका रोल क्या है। देखो ना, अब मेरे किसी चौथे महल्ले में शादी होगी और मैं पहन के चली जाऊंगी फर्शी शलवार और छोटी शर्ट के साथ, वो सूट नहीं करेगा मुझ पे, क्योंकि वो मेरे लिए एक दूर की शादी है। ठीक है, आप ये देखें कि आपका रोल क्या है। फर्स्ट कजन की शादी है तो फॉलो करें, ट्रेंड को फॉलो करें, अपने मुताबिक करें। ओवर ड्रेस अप हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि भी आपके बड़े क्लोज रिलेटिव की शादी है। तो ये बहुत जरूरी है, यू नो, कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि जाना कहाँ है, और फिर देखना है कि उसमें आपका रोल क्या है। आपने बता दिया कहाँ जाना है समन। आपने बड़ा स्मार्ट मूव दिया है। और आपने व्यूअर्स को ना एक नई चीज पे लगा दिया है। सलाह करें कि लोग इस पे फोकस करें। हाँ बिल्कुल, और रास्ते के लिए फिर आपसे भी पूछ लेंगे कहाँ जाना है। जरूर। थैंक यू सो मच समन, प्लेजर मीटिंग यू। और बड़ा जबरदस्त आज लगा, अच्छा लगा बात करके। कहते ना कि मूड खुशगवार हो गया। तो कपड़ों की बात होती है तो खवातीन का दिल, दिमाग, मूड, हम सब कुछ अच्छा हो जाता है। जहाँ कलर्स की बात हो, वैसी ये चीज़ जो है ना, कहते हैं इसका मज़ा भी दोबाला हो जाता है। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा से बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाके जो है हमारी वीडियोस को देखें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।